कर्नाटक दक्षिण का वो गेटवे है भारतीय जनता पार्टी का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपने आप को मजबूत स्थिति में पाया है। अगर आप 2019 के लोकसभा के चुनाव देखें तो 28 सीटों में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ऐसे में इस दूसरे चरण में, जो कि 26 जुलाई को जिसके मतदान होने हैं, वहां पर 14 सीटों पर मतदान होने हैं और तीसरे चरण के मतदान के दौरान 14 सीटों पर मतदान होंगे। अब 2019 का आंकड़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीती थी। कर्नाटक में जो स्थिति है वो कुछ इस तरीके से है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो लिंगायत समुदाय को काफी प्रमुखता दी है। इसके साथ साथ जेडीएस के साथ गठबंधन भी किया है और कुमारस्वामी जो कि वोकलिगा समुदाय से आते हैं, उनके आधार पर वोकलिगा समुदाय को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। यानी कि इस बार कोई ऐसा मौका छोड़ा नहीं जा रहा जिसके जरिए कर्नाटक में वोट का डिवीजन किसी भी पैमाने पर हो। यहां तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी रिहैबिलिटेट करने की पूरी कोशिश की गई है। लेकिन अब यहां पर एनडीए के सामने, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के सामने जिन सीटों पर स्थिति जो मुश्किल होती दिख रही है वो हासन है, मांड्या है और कोलार है। जेडीएस के लिए यहां पर बागी बहुत चुनौती बने हुए हैं। 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनका टिकट कर्नाटक में काटा जा चुका है, जिसकी वजह से यहां पर भितरगात की बात निकल कर आ रही है। ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी चुनौती आज कांग्रेस को झेलनी पड़ रही, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ रही है, वो कांग्रेस की वेलफेयर स्कीम्स है। वेलफेयर स्कीम्स जो राज्य सरकार अभी लॉन्च कर चुकी है, कांग्रेस की वहां पर सरकार है, और इन वेलफेयर स्कीम से जो जनता को लाभ हो रहा है उसके जरिए कांग्रेस लोगों तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम से जो आपको लाभ हो रहा है, जो लाभार्थी खड़े हो रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा लाभ हम आपको पहुंचा रहे हैं। और अगर हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो जाहिर सी बात है आपको ज्यादा फायदा होगा। यानी कि लाभार्थी राजनीति यहां चरम पर है। तो सियासी राजनीति के साथ साथ लाभार्थी राजनीति भी कर्नाटक में चरम पर है और इसे जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी झेल रही है और खेल भी रही है। 2019 के जो आंकड़े हैं वो अगर आपके सामने रखें तो इससे स्थिति और स्पष्ट हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 25 सीटें मिली थी, वोट शेयर था 51.75%। जेडीएस को एक सीट मिली थी 9.74% वोट शेयर के साथ। कांग्रेस को एक सीट मिली थी 32.11% वोट शेयर के पास। कांग्रेस का वोट शेयर विधानसभा के चुनाव में काफी अच्छा पड़ा था। इसके लिए आपको ये आंकड़े भी देखने पड़ेंगे। विधानसभा के चुनाव में 224 सीटों के कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती, जिस पर उसे 42.88% का वोट शेयर मिला। भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी विधानसभा के चुनाव में 66 सीट ही जीत पाए, जो कि पिछले बार के मुकाबले 38 सीटें कम थी। वोट शेयर भी गिरकर 36% हो गया था। जेडीएस को माफ कीजिएगा 19 विधानसभा में जीत मिली और उनका वोट शेयर लगभग बराबर रहा था 13% के आसपास। यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर विधानसभा के चुनाव के आधार पर रहा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती कर्नाटक में हो सकती है। वेलफेयर पॉलिटिक्स या लाभार्थी पॉलिटिक्स में अगर कांग्रेस अपने आप को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रकट कर पाई जनता के बीच में, तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी यहां पूरा दमखम जरूर लगा रही है, प्रचार भी उसी आधार पर हो रहे हैं और लाभार्थियों तक संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स यहां बड़े पैमाने पर नहीं चल पा रहा और कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति पर भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने बयान और वक्तव्य सामने रख रहे हैं। इसके बावजूद कर्नाटक में इस बार स्थिति बहुत मुफीद 25 सीट या 28 सीट में से 26 सीट पर नहीं दिखाई दे रही। भारतीय जनता पार्टी को इस बार काफी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपने पिछले बार के प्रदर्शन के बराबर समकालीन आ जाएं, 25 सीटें कम से कम जीतें। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत कर्नाटक में करनी पड़ेगी। अब जो दूसरे फेज का मतदान होगा, जिसमें कर्नाटक की सीटों पर मतदान होगा, उससे समझ में आएगा कि कर्नाटक की वोट करने की नीति और लोगों की नीयत क्या है।